आज हम अंड जनन की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो देखो, अंड जनन किसे कहते हैं? मादा जंतुओं के अंडाशय की जनन उपकला की मादा जंतुओं के अंडाशय की जनन उपकला में जो जनन कोशिकाएं पाई जाती है, इन जनन कोशिकाओं से अंडाणु निर्माण की जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंड जनन। अंड जनन किसे कहेंगे? कि मादा जंतुओं के अंडाशय की जनन उपकला में पाई जाने वाली जो जनन कोशिकाएं हैं, इन जनन कोशिकाओं से जो अंडाणुओं का जो निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को हम अंड जनन कहते हैं। अंड जनन की जो प्रक्रिया है, यह मादा जंतुओं में भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि जो मादा शिशु है, जब यह मादा शिशु अपने माता के गर्भाशय में विकसित हो रहा होता है, जब मादा शिशु माता के गर्भाशय में विकसित हो रहा होता है, यानी हम कह सकते हैं कि वह किस अवस्था में होता है? भ्रूण अवस्था में होता है। उसी समय जो अंड जनन की जो प्रक्रिया है, वह प्रारंभ हो जाती है। मतलब जो मादा शिशु है, इसके जन्म से पहले ही भ्रूणीय अवस्था में अंड जनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और अंड जनन हमने किसे कहा है? कि जो मादा जंतु है, इस मादा जंतु के अंदर जो अंडाशय पाए जाते हैं, इन अंडाशयों की जो जनन उपकला है, इन जनन उपकला में पाई जाने वाली जनन कोशिकाओं से ही अंडाणु का निर्माण होता है। अब देखो, जो अंड जनन की जो प्रक्रिया है, इसके 3 चरण हैं, देखते हैं। तो अंड जनन की प्रक्रिया को 3 चरणों में हम विभाजित कर सकते हैं। गुणन प्रावस्था फर्स्ट स्टेप है इसका। सेकंड स्टेप हो जाएगा वृद्धि प्रावस्था और थर्ड स्टेप हो जाएगा परिपक्व प्रावस्था। तो अंड जनन की जो पहली अवस्था है, जिसे हम कह रहे हैं गुणन प्रावस्था, तो इस गुणन प्रावस्था में क्या होता है? देखो कि जो मादा जंतु है, इस मादा जंतु का जो अंडाशय होता है, इस अंडाशय की जो जनन उपकला है, इस जनन उपकला में जो कोशिकाएं पाई जाती है, वो है जनन कोशिकाएं। जनन उपकला में कुछ जनन कोशिकाएं पाई जाती है। इन जनन कोशिकाओं में क्या होता है? लगातार विभाजन होता है। क्या होगा? विभाजन होता है। और ये विभाजन किस प्रकार का होता है? समसूत्री प्रकार का विभाजन होता है। और इस विभाजन जो हो रहे हैं समसूत्री, इसके फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाएगा? अंड जननी का निर्माण होता है।
तो हमने क्या कहा, गुणन प्रावस्था में क्या होगा कि जो मादा जंतु है, इस मादा जंतु का जो अंडाशय है, इस अंडाशय की जो जनन उपकला है, इस जनन उपकला में पाई जाने वाली जो जनन कोशिकाएं हैं, उनके अंदर समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अंडजननी का निर्माण होता है। अंडजनी को हम ऊगोनिया भी कह सकते हैं, ऊगोनिया, या फिर ऊगोनिया को हम अंडमात्र कोशिका भी कहते हैं, अंडमात्र कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है गुणन प्रावस्था में कि सबसे पहले अंडाशय की जनन उपकला में पाई जाने वाली जो जनन कोशिकाएं हैं, इन जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अंडजननी या ऊगोनिया या अंडमात्र कोशिका का निर्माण होता है। और यह जो ऊगोनिया बनी है, ये कैसी होती है, 2-1 कंडीशन वाली होती है, यानी द्विगुणित होती है। इन द्विगुणित ऊगोनिया में या अंडजननी में लगातार विभाजन देखने को मिलते हैं, जो कि किस प्रकार के होते हैं, समसूत्री विभाजन। यानी इन ऊगोनिया से बनने वाली कोशिकाएं भी कैसी होती है, द्विगुणित होती है, क्योंकि इसमें विभाजन कैसा हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो ऊगोनिया में लगातार समसूत्री विभाजन होने से प्राथमिक अंड कोशिका का निर्माण होता है। तो गुणन प्रावस्था के अंदर क्या होगा कि जो ऊगोनिया बने हैं, अंडजननी बनी है, इनमें लगातार समसूत्री विभाजन होता रहता है और बहुत सारी प्राथमिक अंड कोशिकाओं का निर्माण देखने को मिलता है। प्राथमिक अंड कोशिका जो है वो आगे गुणन प्रावस्था से वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करती है। तो हम बात कर लेते हैं, पहला स्टेप हो गया गुणन प्रावस्था, और अब बात करते हैं वृद्धि प्रावस्था की। देखो, जो वृद्धि प्रावस्था है यह एक धीमी व लंबी प्रावस्था है, धीमी व लंबी प्रावस्था है। अब वृद्धि प्रावस्था में एक तो ये खास बात है कि इस प्रावस्था के अंदर जो विभाजन है वो नहीं होंगे, विभाजन देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसमें होगा क्या, इस प्रावस्था के अंदर जो प्राथमिक अंड कोशिका प्रवेश करती है, यह प्राथमिक अंड कोशिका अपने आकार से कई गुना बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वृद्धि प्रावस्था में जो प्राथमिक अंड कोशिका है, इस कोशिका का जो आकार है वो बढ़ जाता है। इस कोशिका का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। क्यों, देखो कि जो प्राथमिक अंड कोशिका है, जब यह वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करती है तो उस दौरान इसका जो केंद्रक है, इस केंद्रक में जो पाया जाने वाला जो केंद्रक द्रव्य है, इस केंद्रक द्रव्य की अमाउंट है वो बढ़ जाती है। प्राथमिक अंड कोशिका में जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है, इस कोशिका द्रव्य की अमाउंट भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, केंद्रक में जो पाया जाता है आनुवंशिक पदार्थ, यानी जो न्यूक्लिक अम्ल है, इस न्यूक्लिक अम्ल की भी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि केंद्रक के अंदर जो केंद्रक द्रव्य है उसकी मात्रा बढ़ रही है, कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ रही है, केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल की मात्रा बढ़ रही है। इन सभी के कारण क्या होता है कि जो प्राथमिक अंड कोशिका है उसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब केंद्रक के अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल की मात्रा जो बढ़ रही है, इसके फलस्वरूप केंद्रक के अंदर लैंप ब्रूस गुणसूत्र का निर्माण होता है। लैंप ब्रूस गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो वृद्धि प्रावस्था है, हमने कहा यह धीमी व लंबी प्रावस्था है और इसके अंदर विभाजन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, विभाजन के लिए तैयारी होती है। यानी जो प्राथमिक अंड कोशिका है यह विभाजन के लिए तैयार होती है।
अब हम जो कह रहे हैं कि प्राथमिक अंड कोशिका के आकार में वृद्धि होती है, केंद्रक का आकार बड़ा हो जाता है क्योंकि केंद्रक द्रव्य में वृद्धि होती है, कोशिका द्रव्य में भी वृद्धि होती है और न्यूक्लिक अम्ल की मात्रा बढ़ने से लैंप ब्रूस गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है। ये सभी जो क्रियाएं हैं यह वृद्धि प्रावस्था की जो एक उप प्रावस्था है जिसे कहा जाता है पित्तक जनन पूर्व प्रावस्था, उसमें देखने को मिलती है। पित्तक जनन पूर्व प्रावस्था यानी जो वृद्धि प्रावस्था है, इस वृद्धि प्रावस्था को हम दो उप प्रावस्थाओं में विभाजित करते हैं, जिसमें से पहला होता है पित्तक जनन पूर्व अवस्था और सेकंड होता है पित्तक जनन अवस्था। पित्तक जनन अवस्था यानी जो वृद्धि प्रावस्था की जो पहली अवस्था है पित्तक जनन पूर्व अवस्था। पूर्व अवस्था नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर पित्तक जनन से पहले की क्रियाएं होती है, यानी पित्तक का निर्माण नहीं होता है। तो क्या होगा, इसमें प्राथमिक अंड कोशिका जो है उसका आकार बढ़ेगा, केंद्र का आकार बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें लिक्विड जो पाया जाता है केंद्रक द्रव्य उसकी मात्रा बढ़ती है, कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ती है, न्यूक्लिक अम्ल की अमाउंट बढ़ जाती है जिससे लैंप ब्रूस गुणसूत्र का निर्माण होता है। और इस अवस्था में यानी किसमें, पित्तक जनन पूर्व अवस्था में क्या है कि जो केंद्रक है यह केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन, और वो भी किस प्रकार का, फर्स्ट। जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है, इस अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की जो पूर्व अवस्था फर्स्ट होती है उसमें क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है यानी अवरुद्ध हो जाता है। तो जो केंद्रक है वो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्व अवस्था फर्स्ट में अवरुद्ध हो जाता है। तो क्या हुआ कि गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो अंड कोशिका बनी थी वो किस में प्रवेश कर जाती है, दूसरे चरण यानी वृद्धि प्रावस्था में। इसमें विभाजन नहीं होगा। आप देख रहे हो कि प्राथमिक अंड कोशिका की तुलना में वृद्धि प्रावस्था का में जो कोशिका का जो आकार है वो बढ़ गया है। यह कोशिका भी द्विगुणित होती है और इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं वृद्धि प्रावस्था को। पहली है पित्तक जनन पूर्व अवस्था, यानी इस अवस्था में पित्तक का निर्माण नहीं होता, और दूसरी है पित्तक जनन अवस्था। तो पित्तक जनन पूर्व अवस्था में क्या है, प्राथमिक अंड कोशिका का आकार बढ़ रहा है, केंद्रक द्रव्य में वृद्धि हो रही है, कोशिका द्रव्य में भी वृद्धि हो रही है, न्यूक्लिक अम्ल की अमाउंट बढ़ रही है, लैंप ब्रूस गुणसूत्र का निर्माण हो रहा है। और इस अवस्था में जो अंड कोशिका है, प्राथमिक अंड कोशिका जो है उसके केंद्रक में क्या होगा, जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्व अवस्था फर्स्ट है उसमें यह केंद्रक अवरुद्ध हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं वृद्धि प्रावस्था का जो दूसरा स्टेप है पित्तक जनन अवस्था। नाम से ही पता है कि इस अवस्था में किसका निर्माण होगा, पित्तक का। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। तो वृद्धि प्रावस्था की जो दूसरी उपरावस्था है पित्तक जनन अवस्था, तो इस अवस्था के अंदर जो है पित्तक का संश्लेषण, पित्तक का संश्लेषण व संग्रहण होता है, यानी पित्तक का निर्माण होता है और उसे इकट्ठा करके रखा जाता है। तो क्या है कि जो विकसित होने वाला जो भ्रूण है, विकसित हो रहे भ्रूण के लिए, विकसित हो रहे भ्रूण के लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण, आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण किस में होता है, अंडाणु में होता है, प्राथमिक अंड कोशिका में होता है। तो विकसित हो रहे भ्रूण के लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण अंडाणु में होता है, जिसे क्या कहा जाता है, पित्तक कहा जाता है। यानी जो आवश्यक पदार्थ जो है, जो विकसित होने वाले भ्रूण के लिए ज़रूरी है, उसके निर्माण की प्रक्रिया तो क्या कहलाएगी, पित्तक जनन, और यह पदार्थ क्या कहलाएगा, पित्तक। पित्तक के केमिकल कंपोजिशन की बात करें, रासायनिक संगठन की बात करें, तो इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो वो देखते हैं।
तो देखो भाई पित्तक का केमिकल कंपोजिशन, तो पित्तक जो है इसमें 48.7% जल की उपस्थिति होती है। इसके साथ ही 16.7% इसमें प्रोटीन होता है, 32.6% इसमें फॉस्फोलिपिड व उदासीन वसा पाई जाती है। इसके अलावा 1% इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहती है। यानी वे सभी घटक पाए जाते हैं जो कि विकसित होने वाले भ्रूण के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि वृद्धि प्रावस्था है, इसके दो उप प्रावस्थाएँ थी। एक तो था पित्तक जनन पूर्वावस्था जिसमें पित्तक का निर्माण नहीं होता, दूसरा था पित्तक जनन अवस्था जिसमें पित्तक का निर्माण होता है। ठीक है, और पित्तक क्या था, जो विकसित होने वाले भ्रूण के लिए जो आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण जो अंडाणु में होता है उसे ही पित्तक कहते हैं, और पित्तक निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे हम पित्तक जनन कहते हैं। पित्तक के केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर 48.7% जल की मात्रा होती है, 16.7% प्रोटीन पाया जाता है, 32.6% इसमें फॉस्फोलिपिड व जो उदासीन वसा है वह पाई जाती है, और 1% इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब क्या है कि वृद्धि प्रावस्था के समाप्त होने पर, जब वृद्धि प्रावस्था समाप्त होने लग जाती है और उसके बाद में थर्ड स्टेप आएगा कौन सा, परिपक्वन प्रावस्था। तो उस समय क्या है कि जब वृद्धि प्रावस्था से प्राथमिक अंड कोशिका जो है वो किस में प्रवेश करेगी, परिपक्वन प्रावस्था में प्रवेश करती है। तो उस समय हमने कहा था कि इसका जो केंद्रक है वो अवरुद्ध रहता है। किस अवस्था में, जो अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार का है, फर्स्ट और सेकंड। जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है इसकी एक अवस्था है जिसका नाम है पूर्वावस्था फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट के अंदर इसका केंद्रक जो अवरुद्ध था वह वृद्धि प्रावस्था से परिपक्वन प्रावस्था में आने पर इसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है वो प्रारंभ हो जाता है। तो बात करते हैं वृद्धि प्रावस्था के बाद परिपक्वन प्रावस्था की। तो अंड जनन का जो थर्ड स्टेप है परिपक्व प्रावस्था। परिपक्व प्रावस्था की बात करते हैं तो क्या होगा कि वृद्धि अवस्था से जो प्राथमिक अंड कोशिका है, प्राथमिक अंड कोशिका है वो किस में प्रवेश कर जाएगी, परिपक्व प्रावस्था में, परिपक्व प्रावस्था में। परिपक्व प्रावस्था में प्रवेश करती है जैसे ही हमने कहा इसमें कौन सा विभाजन देखने को मिलता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा यहाँ पे। तो आप देख रहे हो ये जो द्विगुणित प्राथमिक अंड कोशिका है जो आकार में बड़ी हो गई थी वृद्धि प्रावस्था में, जैसे ही परिपक्वन प्रावस्था में आएगी इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट देखने को मिलता है। जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है तो जो प्राथमिक अंड कोशिका है एक तो द्वितीयक अंड कोशिका का निर्माण करती है और साथ में ही एक प्राथमिक ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है। कब होगा, जब प्राथमिक अंड कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है इस विभाजन को न्यूनकारी विभाजन फर्स्ट भी कहा जाता है, न्यूनकारी विभाजन फर्स्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक अंड कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जब
कंप्लीट हो जाता है तब उससे द्वितीयक अंड कोशिका का निर्माण होता है और साथ में ही प्राथमिक ध्रुवीय पिंड या कोशिका का निर्माण होता है। अब जो द्वितीयक अंड कोशिका है यह आकार में बड़ी है, जबकि जो प्राथमिक ध्रुवीय पिंड बना है यह आकार में छोटा होता है। ये कोशिका छोटी होती है क्योंकि द्वितीयक अंड कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है, जबकि प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य आता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो एक बड़ी कोशिका बनती है जिसे हम कहेंगे द्वितीयक अंड कोशिका, और एक छोटी कोशिका बनती है जिसे हम कहेंगे प्राथमिक ध्रुवीय पिंड। अब क्या है, जैसे ही द्वितीयक अंड कोशिका बनी है तो यह किस प्रकार की होगी, अगुणित होगी, जिसे हम n के द्वारा दर्शा रहे हैं, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जब होता है तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो 2n से जो द्विगुणित कंडीशन थी वो किस कंडीशन में आ गई है, अगुणित कंडीशन में आ गई है। अब जो बनने वाली द्वितीयक अंड कोशिका है, इस द्वितीयक अंड कोशिका में नेक्स्ट विभाजन होता है जिसे कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है जिसके फलस्वरूप जो द्वितीयक अंड कोशिका है एक तो बनाती है अंड कोशिका और साथ में दूसरी कोशिका बनती है जिसे कहा जाता है द्वितीयक ध्रुवीय पिंड। यह विभाजन भी असमान होता है जिसके फलस्वरूप एक बड़े आकार की अंड कोशिका बनती है और एक छोटे आकार की ध्रुवीय पिंड कोशिका बनती है। अब अंड कोशिका जो बन रही है इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या है वो द्वितीयक अंड कोशिका के समान होती है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो है वह समसूत्री विभाजन के ही समान होता है। इसलिए जो द्वितीयक अंड कोशिका जो अगुणित थी उसी प्रकार अंड कोशिका भी अगुणित होती है, गुणसूत्र की संख्या इनमें समान रहती है। इसी प्रकार जो प्राथमिक ध्रुवीय पिंड बना था इनमें भी विभाजन के फलस्वरूप दो अन्य ध्रुवीय पिंडों का निर्माण होता है। अब जो ये ध्रुवीय पिंड जो बन रहे हैं, ये ध्रुवीय पिंड जो है निषेचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। निषेचन की प्रक्रिया में ये भाग नहीं लेंगे। निषेचन की प्रक्रिया में भाग कौन लेगा, अंड कोशिका। तो हम कह सकते हैं कि परिपक्वन प्रावस्था के अंदर जो अंड कोशिका का निर्माण हो रहा है तो वो एक प्राथमिक अंड कोशिका से कितने अंडाणु बन रहे हैं, कितनी अंड कोशिका बन रही है, एक। बाकी क्या बन रहे हैं, ध्रुवीय पिंड, जो कि निषेचन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो हमने कहा कि ये जो अंड जनन है इसके 3 स्टेप थे, गुणन प्रावस्था, वर्धी प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में क्या हुआ कि मादा का जो अंडाशय था उसके अंदर जो जनन उपकला है, ये जनन उपकला के अंदर जो सेल्स पाई जाती है जिन्हें कहा जनन सेल्स, जनन कोशिकाएं, इन जनन कोशिकाओं में क्या हुआ, विभाजन हुआ इस प्रकार का समसूत्री, और क्या बनी, ओगोनिया या अंड जननी या अंडमात्र कोशिका, और इनके अंदर लगातार समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप प्राथमिक अंड कोशिका। गुणन प्रावस्था की समाप्ति पर प्राथमिक अंड कोशिका बनी जो कि वृद्धि प्रावस्था में प्रवेश करती है, जिसमें इसके आकार में वृद्धि होती है और ये फिर आगे परिपक्वन प्रावस्था में प्रवेश करती है। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होता है, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक अंड कोशिका से द्वितीयक अंड कोशिका बनती है, और इस द्वितीयक अंड कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड कंप्लीट होता है, जिससे एक अंड कोशिका बनती है और एक द्वितीयक ध्रुवीय पिंड है जो पोलर बॉडी है वो बनती है। खास बात यह है कि जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो कंप्लीट होता है ये कब होता है, निषेचन से ठीक पूर्व, निषेचन से ठीक पहले या ठीक पूर्व जो है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड देखने को मिलता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो द्वितीयक अंड कोशिका है इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है वो कब होगा, निषेचन से ठीक पहले होता है और फिर यह अंड कोशिका में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से अंड जनन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है।